is according to PMC syllabus. साथ ही इसके एक्सप्लेनेशंस वगैरह भी दी। अब मैं बात करता हूँ सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन की, कि सब्जेक्ट वाइज मैं कैसे प्रेप करता था और आपको इसमें से क्या चीज़ें सीखने को मिल सकते हैं। तो मैं पंजाब का स्टूडेंट हूँ, तो सबसे पहले मैंने पीटीबी जो है वो, तो बायोलॉजी की बात करें तो बिल्कुल उसका एक एक पेज रटना है जो आपके सिलेबस में है, क्योंकि जब तक आपको पीटीबी पूरी तरह आती नहीं, हर चीज़ का नहीं पता, उस वक्त तक आपको यही नहीं पता लगेगा कि सिलेबस से बाहर कौन सी चीज़ है, सिलेबस में कौन सी चीज़ है, और आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आपने प्रिपरेशन कर कितनी लिया और आपके कौन से पॉइंट रहते हैं। अगर आपका टेस्ट में कोई पॉइंट गलत हो रहा है, अगर आपने पूरी तरह प्रेप नहीं किया, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आया कि बुक में था या बुक में नहीं था, जो पंजाब टेक्स्ट बुक है। तो अगर आपने पंजाब टेक्स्ट बुक को अच्छी तरह पढ़ लिया है, आपको पास फिर भी टाइम है, तो आप फेडरल की तरफ मूव कर सकते हैं। तो फेडरल में मैं जो मेरा तरीका था वो ये था कि मैं फेडरल को बिल्कुल थरोली तो नहीं पढ़ता था, मैं टॉपिक वाइज देख लेता था कि कौन सा टॉपिक जो है पंजाब टेक्स्ट बुक में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, या वो जो इंटीरियर्स का सिलेबस है उसमें तो पूछा हुआ है लेकिन पंजाब टेक्स्ट बुक में उसकी कोई अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं मौजूद, तो उसको मैं फेडरल की बायोलॉजी की बुक से पढ़ता था। और फेडरल की बायोलॉजी की बुक्स को मैं बार बार नहीं खोलनी, और ये आपके लिए मशवरा है। फेडरल की जो बुक है उससे आपने पॉइंट्स नोट कर लेने हैं, या तो अपने नोट्स बना लें, बुक पे इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती बायोलॉजी की बुक पे, फिजिक्स की बुक पे साइड पे जगह होती है, तो वहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी की जो बुक है उस पर साइड्स पे ज़्यादा जगह नहीं होती। स्टिकी नोट्स का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि आप जो एक कॉपी है या एक फ़ोल्डर है उस पर आप नोट कर लें वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके पंजाब टेक्स्ट बुक में नहीं है और आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो वो पॉइंट्स नोट करें। फुल आपको पढ़ने की मैं मशवरा दूंगा, मैंने खुद भी नहीं पढ़ी, और मेरा एमडी कैट का इतनी ज़्यादा मेरे टेस्ट में, लोगों के टेस्ट में आया भी था, काफ़ी ज़्यादा सिलेबस फेडरल थे से, लेकिन अगर उनने किया हुआ हो फेडरल को अच्छी तरह, अब आपके पास टाइम नहीं है। अगर आप फेडरल के स्टूडेंट हैं फिर तो आपने पहले पढ़ी हुई, या फिर तो आपने पढ़नी फेडरल है, या अगर आप पंजाब के स्टूडेंट हैं या किसी और प्रोविंस के हैं और आप शुरू से लेके पढ़ रहे हैं, या आप एमडी कैट रिपीटर हैं या जल्दी से आपने शुरू की या पढ़नी, फिर तो आप कर सकते हैं। लेकिन इन 2 या 2.5 मंथ में मैं आपको बिल्कुल ये मशवरा नहीं दूंगा कि आप जुट जाएँ फेडरल को कि मैंने एक एक सफ़ा पढ़ना है और सब कुछ पढ़ना है, ये ऐसे पॉसिबल भी नहीं है इतने थोड़े टाइम में। आप सिर्फ नोट्स बना सकते हैं, जो पॉइंट्स हैं वो ले सकते हैं, उन पॉइंट्स यूज़फुल पॉइंट्स उनको आप राइट डाउन कर सकते हैं और नोट कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्टिकी नोट्स का यूज़ कर सकते हैं बायोलॉजी में। अब बात आती है जो एमसीक्यूज़ हैं बायोलॉजी के या किसी भी और सब्जेक्ट के, ये मैं यूनिवर्सल बात कर रहा हूँ फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए भी, कि आपने मेरे पास जो मेरा मेथड था वो था कि मैं 3 कलर्स की बॉल पेन्स वो यूज़ करता था, एक ब्लू, ग्रीन और रेड। ब्लू में तमाम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करता था उससे, जो ग्रीन थी उसके साथ जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो ऐसे हैं कि पास्ट पेपर में आए हुए हैं या बहुत इंपॉर्टेंट हैं या मुझे बार बार भूल रहे हैं, और जो रेड थी उससे मैंने सिर्फ वो पॉइंट्स जो है हाईलाइट करता था जो मुझे भूलते हैं, बार बार भूलते हैं, वो वैल्यूज़ हैं, वो कॉन्स्टेंट्स हैं, या वो ट्रिकी चीज़ें हैं जो बार बार भूलती हैं, और बंदा नॉर्मल पढ़ते हुए उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, लेकिन वो आखिर में जाकर मुश्किल काज करती हैं जब बंदा कंफ्यूज हो जाता है, या वो ट्रिकी पॉइंट्स जिन पे बंदा कंफ्यूज होता है उनको मैं जो रेड बॉल पेन है या रेड पॉइंटर है उससे मैं हाईलाइट करता था। सेकंड नंबर फिज़िक्स की बात करें तो फिज़िक्स में जो फार्मूलाज हैं, न्यूमेरिकल प्रीटी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, तो आपकी ग्रिप तमाम फार्मूलाज पे, कांस्टेंट वैल्यूज़ पे और यूनिट्स पे बहुत अच्छी होनी चाहिए फ़िज़िक्स के लिए। लेकिन अगर हम जब से पीएमसी आई है हम टेस्ट को देखें एमडी कैट के, तो जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो बहुत कम आ रहा है। मुझे 2020 में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए थे मेरे पेपर में, बल्कि वो तो सबका सेम ही था, सॉरी, तो उसमें तकरीबन 10 से भी कम थे। वैसे भी उसमें फ़िज़िक्स का पोर्शन कम था, तो जो आपने सोल्व करने वाले क्वेश्चन थे वो बहुत कम थे, 10 से भी कम थे। और 2021 में जो मेरा पेपर था उसमें सिर्फ 6 एमसीक्यूज़ थे जो हल करने वाले थे, उसके अलावा सारी थ्योरी थी। और हम जब पेपर कर रहे होते हैं तो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हम ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चन है उन पे, लेकिन जो मेजर पोर्शन आ रहा होता है वहाँ पे एमडी कैट में वो आ रहा होता है जो थ्योरी बेस्ड कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन है उनका। तो आपने जो बुक लाइनिंग है उसका ख़ास ख्याल रखना है। उसके अलावा फिज़िक्स में जो साइड पे डायग्राम्स बनी होती हैं, टेबल्स बने होते हैं, या वो पॉइंट्स लिखे होते हैं, डू यू नो, इस तरह के, या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखे होते हैं। और फिज़िक्स के अक्सर ऐसा आ जाता है कि जो समरी दी होती है उसमें से कोई चीज़ पूछ लेते हैं, तो इन चीज़ों को आपने फ़िज़िक्स में ख़ास आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री एमडी कैट में फ़र्स्ट ईयर की केमिस्ट्री, फ़िज़िकल केमिस्ट्री अलहदा चीज़ है, इनऑर्गेनिक अलहदा चीज़ है और ऑर्गेनिक अलहदा चीज़ है। उन तीनों को प्रेप करने का तरीका भी अलहदा है। आप डिफरेंट अप्रोच से इन चीज़ों को तैयार करते हैं। तो आपने जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है वो तो एक किस्म के फ़िज़िक्स की बहन कह लें उसको,
कि आपने उसमें कोस्टेंट्स याद करने हैं, फार्मूला याद करने हैं, इक्वेशन याद करनी है और एमसीक्यू जो लाइंस हैं वो याद करनी है। उसके अलावा जो टेबल्स होते हैं उनको याद करना है, या कुछ वैल्यूज़ हैं या एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये चीज़ें आपने इन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखना है। और अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में तो सबसे जो बेसिक चीज़ है वो है पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल आपने रट लेना है। वो बहुत ज़्यादा निमोनिक्स फिर रहे हैं, हर जिस बंदे से पूछेंगे उसने नया निमोनिक्स बना रखा है। और काफ़ी हमने तो जो तैयार किया था, हमको सर ने बताया था, वो तो एक किस्म का गाना था। तो इस तरह के जो इजी निमोनिक्स होते हैं उनसे आप काफ़ी अच्छे तरीके से जो पीरियाडिक टेबल है उसके तमाम एलिमेंट्स के नाम भी याद कर सकते हैं, उनकी जो सीक्वेंस है वो भी याद कर सकते हैं। और अगर आपको ये चीज़ें याद होगी तो आपको ऑटोमेटिकली उनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर वो तो याद हो ही जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो फिजिकल केमिस्ट्री है, उसमें अगर उस पर ट्रेंड्स पूछे जाते हैं, अक्सर बॉइलिंग पॉइंट्स का पूछ लिया जाता है या उसमें साइज़ का पूछ लिया जाता है या और काफ़ी इस तरह के पैरामीटर्स पूछे जाते हैं, तो उनमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और उनका साइज़ है वो बहुत डिफरेंस जो है ना इन चीज़ों से आ रहा होता है। और इन चीज़ों से ये की पॉइंट्स होते हैं जहाँ से आपने फ़र्क को पकड़ना होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तो जो मेरा अपनी बात बताऊं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको सफ़ा नंबर भी याद करना चाहिए, जो पेज नंबर है वो भी याद करें, वो भी ना छोड़ें। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो भाई अगर कोई लाइन भी लगी हुई है ना वो भी आपने नहीं छोड़नी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चीज़ ही ऐसी है। उसमें कैटालिस्ट का ख़ास ख्याल रखना है, जो कंडीशंस हैं उनका ख़ास ख्याल रखना है। और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो एमडी कैट के लिहाज से इम्पोर्टेंट है वो हैं इसके अंदर जो एक्सेप्शंस होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और किसी भी सब्जेक्ट में, इंग्लिश में ख़ास कर। इंग्लिश के एमसीक्यूज़ का जो वो होते हैं ना वो भी आगे मैं जाकर आपको बताता हूँ कि उनमें भी एक्सेप्शन का बहुत वो जो ट्रिकी होते हैं एमसीक्यूज़ में, अक्सर वो एक्सेप्शन वाला रोल अप्लाई हो रहा है। तो केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें आपने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। अगर इंग्लिश की बात करें हम तो इंग्लिश में जो आपकी मिस्टर शिप्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं या इसके अलावा ओवरऑल बुक में जो स्ट्रक्चर यूज़ हुए हैं सेंटेंसेस के, वही स्ट्रक्चर आ रहे होते हैं लेकिन डिफरेंट तरीके से आ रहे होते हैं। तो आपने जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका ख़ास ख्याल रखना है और ये स्ट्रक्चर्स ही इन्हीं को बेस बना के सवाल पूछे गए होते हैं उधर। और अक्सर ऐसे होता है कि वो बिल्कुल बुक की लाइन होती है, आपको ये भी पता होता है कि इससे पहले क्या बात हुई है, इसके बाद क्या बात हुई है। तो आप वो अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर को देखा करें और अगर स्ट्रक्चर को आप अच्छे तरीके से देखते हैं तो आपकी इंग्लिश जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। और अगर वकैब की बात करें तो वकैब में भी ऐसे सीन होता है कि वहाँ पे एक या दो ऑप्शन जो होते हैं एमसीक्यूज़ के वो तो बिल्कुल उसके होते अपोजिट है। आपको सीधा सीधा पता चल जाता है भाई ये दो तो नहीं है। और आप ऑनलाइन में एक और मसला आ रहा था हमें, मेरे जो टेस्ट है शायद दूसरों के में भी ऐसे था कि जो ऑप्शन थे वो 4 से ज़्यादा थे, अक्सर 5 थे और छठा ये भी उन्होंने दे रखा था कि बोथ और नन। तो अगर 4 ऑप्शंस आते हैं, अल्लाह करे कि 4 यहाँ सबके ज़्यादा ना आए क्योंकि बंदा और ज़्यादा कंफ्यूज होता है, तो 4 ऑप्शंस में से 2 यूजुअली ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आप एलिमिनेट कर सकते हैं इजीली। उसके अलावा जो 2 रह जाते हैं वकैब के बात कर रहा हूँ तो उनमें से बिल्कुल वो कंफ्यूजिंग होते हैं। वहाँ पे आपका पता चलना होता है कि आपने प्रेप किया या आप तुक्का लगा रहे हैं। तो उसमें भी आपने ये देखना होता है कि अगर ऊपर नाउन को अंडरलाइन किया तो नीचे जो उसका सिनोनियम यूज़ होगा वो नाउन ही होगा। अगर वर्ब है तो वर्ब होगा, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब है तो एडवर्ब होगा, क्योंकि उस वर्ब ने उसको रिप्लेस करना होता है उस सेंटेंस में। तो इस तरीके से भी आप ये ट्रिक भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं जो एमसीक्यूज़ में आपने इंग्लिश के एमसीक्यूज़ में आपने जो मिस्टेक तलाश करनी होती है या फिर आपने जो फिल इन द ब्लैंक्स करनी होती है या चारों में से कोई एक ठीक होता है वो चुनना होता है, तो उसमें जो अक्सर रोल अप्लाई हो रहता है उन अगर 5 है तो उनमें से 2 तो इजी होते हैं, वो सबको पता है और वो इजीली हो भी जाता है। जो दूसरे 3 होते हैं उनमें ट्रिक्स होते हैं और अक्सर ऐसे होता है कि उन पे जो जनरल रूल है वो अप्लाई नहीं हो रहा था, उन पे एक्सेप्शन वाला रूल अप्लाई हो रहा था कि डेविएशन होती है जनरल रूल से। तो वो चीज़ आपने ख़ास ख्याल रखना है। वहाँ पे जाते ही ये नहीं देखना कि ये जनरल रूल है ठक लगा दिया और बाद में आगे पता चले ओ हो यार ये था वो तो इजी सा सर ने बताया भी था, लेकिन हमने वहाँ पर जल्दी में वो जो ना सलमान खान बनते बनते अपने एमसीक्यूज़ का बेड़ा गर्क कर लिया। लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन 10 एमसीक्यूज़ है उसमें, लेकिन एक एमसीक्यूज़ की बहुत वैल्यू है। जब एग्रीगेट बनता है तो फिर तो मैट्रिक का जो एक नंबर होता है ना उसकी वजह से आप 20-20 50-50 मेरिट लिस्ट में नंबर ऊपर जा रहे होते हैं और नीचे आ रहे होते हैं एफएससी के एक नंबर की बेस पे। तो वहाँ पे जाके आपको पता चलता है कि जो मैट्रिक में एक नंबर था उसकी क्या इंपॉर्टेंस है।
तो लॉजिकल रीजनिंग का तो एक नंबर की बहुत वैल्यू है। तो आप ये देखें कि लॉजिकल रीजनिंग में अक्सर वेन डायग्राम के सवाल आते हैं, या उसके अलावा ये होते हैं काज एंड इफेक्ट वाले सवाल होते हैं। तो इसके भी लॉजिकल रीजनिंग के भी रूल्स होते हैं, जो हमने रूल्स प्रिपेयर किए थे, और अगर आप वो रूल्स प्रिपेयर कर लेते हैं तो इतना ईजी हो जाता है, आपकी सोच से ज़्यादा ईजी हो जाता है कि आप देखते ही पकड़ लेते हैं चीज़ को कि यार ये तो बिल्कुल है ही नहीं, या हाँ जी बिल्कुल 100% यही है, मुझे बिल्कुल श्योर है। आप कन्फ्यूज़ होते ही जब आपको रूल का पता होता है। तो रूल को ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तकरीबन जिस बुक से मैंने किया था उसमें शायद 40 रूल थे, और आगे सब डिवीज़न भी थी, तो कुल मिला के 60 या 65 रूल इतने बन जाते हैं अगर सारे भी बंदा करे, तो बहुत इजी हो जाता है उससे ये लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन। और अगर गंदे आने होते हैं, जो अक्सर ऐसे हो जाता है, वो ऐसे आता है, वो आप जो कर लें वो नहीं हल होना होता, और वो होना भी नहीं होता आप जो भी कर लें। तो उनकी आपने टेंशन नहीं लेनी, आपने ओवरऑल देखना है कि आपका कैसे अच्छा पेपर अटैम्प्ट हो सकता है। आपने एमडी कैट क्रैक करना है, अच्छे नंबर्स के साथ करना है, और एक एमसीक्यूज़ के पीछे आपने अपने जो दूसरे 209 एमसीक्यूज़ हैं उनका बेड़ा गर्क नहीं। The best thing about this book is that it contains PMC past papers along with the explanatory answers,